नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं क्लब लिटरेटी की तरफ से ब्रजेश जी और मेघा का स्वागत करती हूँ और बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि आज एक विश्व प्रसिद्ध माउंटेनियर, पर्वतारोही और पत्रकारिता के महारथी जो आज एक उपन्यासकार के रूप में हमारे समक्ष है, मैं सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है, पर यहाँ तो कलम के रूप में ब्रजेश राजपूत है और हौसलों के रूप में मेघा जी हैं। तो जाहिर सी बात है, लेडीज़ फर्स्ट। तो मेघा जी से ही मैं बात शुरू करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस किताब को जिस तरीके से मैंने डूब के पढ़ा है उसको आप लोग डूब के ही पढ़ें। मैं कुछ उसमें डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जो भी बातें होंगी मेघा और ब्रजेश जी के बीच में होंगे और वो बताएंगे कि उस किताब को क्यों पढ़ें। मेघा जी, हम जानते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पे यकीन रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं, पर जैसा ब्रजेश जी ने आपका बचपन बताया उसको पढ़ते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एवरेस्ट की ऊंचाइयां छूने वाली मेघा ने धरती पर बचपन से किन संघर्षों को पार किया? बचपन में काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि 5वीं कक्षा तक घर पे पढ़ाई करी, फिर दूसरों के घर मतलब मामा साहब के घर जाके पढ़ाई करना, और वो सबसे डिफ़िकल्ट था कि किताबें। आप वो वाला पोर्शन बताइए, नाना जी के घर की बात मैं बाद में पूछूंगी। जो आपने अपने घर में जो संघर्ष देखा, जो लड़के लड़कियों में डिफरेंस वगैरह, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आपने उसमें बहुत संघर्ष किया। तो मेरे घर पे क्या है कि स्टार्टिंग ऐसे होती है कि 6 बुआएँ हैं, तो फिर उसके बाद मंझले पापा के यहाँ 6 बेटी, बड़े पापा के यहाँ 5। तो हमारे घर पे होता ये था कि जब तक लड़का नहीं जाता तब तक हम बहनें आती रहती थी। तो बहुत बड़ी संख्या थी घर पे लड़कियों की। तो ऐसे खान पान का अंतर पहले शुरू हुआ था कि लड़के सिर्फ 3 ही थे, तो चुपड़ी रोटी उनको दे देते थे, हम सबको गोरी रोटी खिलाते थे। तो पहली लड़ाई वही थी कि हमारे को चुपड़ी रोटी चाहिए। आज भी मुझे इसीलिए घी दूध मक्खन से बहुत प्रेम है। फिर बाकी सारे लड़के गवर्नमेंट में जाते थे, हम सब गवर्नमेंट में जाते थे, ये दूसरा अंतर था। और उसमें भी उनको नए नए झोले मिलते थे और हमको यदि हम जिद करते थे तो मम्मी कपिला पशु आहार का झोला सिल के दे देती थी। कपिला आहार शिशु वाला उसका झोला वाइट कलर का जो होता है उसमें बत्ती लगा के पीछे दे देती थी। बाकी सारे काम सिखाए जाते थे कि छोटी की जाती है, सारा काम आना चाहिए। तो सारा काम सिखाया जाता था कि तुमको लीपना भी आना चाहिए, तुमको झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, तुमको बारी बांधना भी आना चाहिए, तुमको गाना गाना भी आना चाहिए, और छोरी की जात के तेज नहीं हंसना चाहिए। तो कभी भी खुल के हा 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 करके नहीं हंसने देते, जब भी हंसी आए तो मुंह हाथ पे लगाया करो। तो ये चैलेंजेस थे। फिर काम बहुत करवाया जाता था, चाहे वो घर का हो, खेती का हो। पढ़ाई तो ऐसे थी कि धक्के मार के हो रही है, लड़कियां बस 12वीं तक पहुंच जाए और 12वीं पास कर ले। मेन हमारे यहाँ का मकसद ये होता है। अच्छा, 12वीं था आपके लाइफ में कि 12वीं करना है? नहीं, एक्चुअली वहाँ पर हमारे यहाँ पे सब लड़कियाँ अधिकतर 12वीं करती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारी सम्मेलन होता है शादी का और जात का, तो उसमें पहले आधार कार्ड बहुत सारे फर्जी बन जाते थे। तो वहाँ ये नियम हो गया था कि 9 से लेकर 12 तक की मार्कशीट लगती है, तो आप भले फेल हो या पास हो, तो वो लड़की 12वीं तक की मार्कशीट लगाते तो अच्छा हाँ लड़की बालिग है। तो हमारे यहाँ अधिकतर हम सब 12वीं करती ही थी, समाज की बच्चियाँ हो या बाहर की बच्चियाँ हो। और मैंने भी ऐसे ही धीरे धीरे वही इसी तरह के चैलेंजेस को पार किया। बहुत बढ़िया मेघा जी। और ब्रजेश जी, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। सवाल क्या है, हम बातचीत ही कर रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं इस नए ब्रजेश को तो नहीं जानती, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक जर्नलिस्ट के तौर पर देखा है, और ये जो नया ब्रजेश है जो भावुक एकदम कलम लिए एक लड़की की भावनाओं को, देखो स्टोरी तो मेघा ने सुनाई होगी, तो स्टोरी सुनने में और स्टोरी को लिख के इम्प्रेस करने में बहुत फ़र्क होता है। मेघा की तकलीफ़ें, मेघा के संघर्ष इतने अच्छे से कैसे मतलब ब्रजेश जी ने लिखे हैं, मैं उसको देख के हैरान हूँ कि हमने ये देख रहे हैं कि मेघा जी ने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, पर हम ये देख रहे हैं उसके साथ उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। मेघा जी ने तो बात अपनी कह दी, पर उसको संवेदनशीलता का जामा पहनाया ब्रजेश जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उपन्यास के जरिए आप एक लड़की की ज़िंदगी आपने जी,
और बखूबी जी, मुझे मालूम है इन्होंने फर्स्ट फॉर्म में लिखा है मैं करके, पर वो मैं ब्रजेश जी हैं। और ये आप कैसे कर पाए, आपने साबित कर दिया कि इस वाली बात के लिए हम ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं कि ब्रजेश जी एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने एक संवेदनशील उपन्यास लिखा। कितनों के पास थी नजरें जो देखते, कितनों के पास थी नजरें जो देखते, ऊंचाइयां छूने से पहले कितनी बार वो गिरी। तो आप ब्रजेश जी बताएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट आया, जिसके चलते आप सबको इंतज़ार करना पड़ा, भले ही 5 मिनट हो। शुक्रिया सीमा जी का, जो बहुत लंबे समय से चाह रही थी कि इस किताब पे चर्चा हो, और चर्चा भी ऐसी हो कि हम दोनों लोग हों और कोई और तीसरी शख्सियत हो जो उस किताब को डूब के पढ़ पाए। शुक्रिया ममता जी आपका भी। नेहा तुम्हारा शुक्रिया, मंजूर प्रकाशन का शुक्रिया, जो हम सब लोग चाह रहे थे कि मंजूर के बैनर के तले ये सब हो। तो देखिए, किताब दरअसल नाम भले ही एवरेस्ट है, मगर वो एवरेस्ट की तो बहुत छोटा सा पार्ट है। बड़ी कहानी वो है, एक लड़की के हौसलों की कहानी है। और मेघा की ज़िंदगी में ऐसे कई एवरेस्ट आए और इन्होंने कई एवरेस्ट पार किए। मेघा को हमने एक बार किसी प्रोग्राम में ही देखा था, यूं ही, तो मनोज शर्मा पीछे बैठे, हम दोनों लोग किसी कवरेज में गए हुए थे मोदी जी के, वहाँ मेघा सीहोर में थी। तो तब ये एनएसएस में थी और बहुत उत्साहित गर्ल दिख रही थी, तो थोड़ा देखा, फिर किसी के थ्रू परिचय हुआ, फिर इनके बारे में पता लगा। तो हम पत्रकार लोग तो कहानियों की तलाश में होते हैं, कहाँ कहानी मिल जाए। पर इनकी जब कहानी थोड़ी पढ़ी, थोड़ी इनसे बात की, तो लगा कहानी नहीं, ये तो उपन्यास का मटेरियल है। और क्योंकि मैं मानता हूँ कि महिलाओं का संघर्ष पुरुषों के मुकाबले कई गुना बड़ा होता है, और यदि वो महिला गांव से निकली हो या लड़की गांव से निकली हो तो कई गुना बढ़ जाता है। तो मुझे लगा नहीं, इस कहानी को तो सामने आना चाहिए, और कहानी सिर्फ एवरेस्ट वाली नहीं होना चाहिए, जबकि हम लोगों के पीछे पहले शर्त यही थी कि एवरेस्ट पर ही लिखा जाएगा कि मैं कैसे चढ़ी, कैसे उतरी। मैंने कहा, इनको कन्विंस किया कि चढ़ने उतरने पे तो ढेरों किताबें हैं, खूब मिल जाएंगी, मगर बात तुम्हारे संघर्ष की है कि कैसे हमारे सीहोर जिले के इस भोजनगर गाँव की एक लड़की पहले आती है, सीहोर आती है, फिर भोपाल आती है, फिर भोपाल से आके फिर क्या क्या नहीं करती है, और अपने एक मकसद की तलाश में घूमती रहती है। कितने उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि यदि हम एक कुछ चीज़ ठान लें तो ठानना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और मेघा की ज़िंदगी में तो कई दफ़ा उतार चढ़ाव आए हैं। इनफैक्ट जो मेरी उपन्यास का पहला पोर्शन ही है वो ही है कि ये एवरेस्ट से नीचे आ रही है। ये फ्लैशबैक से शुरू होती है कहानी, फ्लैशबैक से शुरू होकर फिर उसकी गांव में संघर्ष के दिनों में जाती है। और फिर तो जैसा आपने कहा कि नए ब्रजेश से परिचय हुआ, तो देखिए हम लोग तो पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आप लोगों की संगत करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो उस समय लगा कि ज्ञान चतुर्वेदी जी को मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो एक बार किसी चर्चा के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजेश, परकाया प्रवेश की कला होती है एक लेखक में, काफ़ी सारे लेखक सामने हैं, तो एक परकाया प्रवेश होती है। परकाया प्रवेश मतलब कि यदि मैं लड़की के बारे में लिख रहा हूँ तो लड़की बन जाऊँ, किसी कुत्ते के बारे में लिख रहा हूँ तो कुत्ता बन जाऊँ, वैसा फील करना पड़ता है। मगर निश्चित ही लड़की के बनने के बारे में तो एक अलग ही, एक बहुत भावुकता लानी पड़ती है। तो वो आपका भावुक किताब में झलकता है बहुत। नहीं, कुछ मेघा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, और तब कहीं जाके हम लोग इस किताब तक पहुँचे। कई उतार चढ़ाव आए, बीच में हम लोग के झगड़े भी हुए, कई दफ़ा किताब सेल्फ हो गई कि नहीं निकालते, मगर क्योंकि रियल लाइफ पे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी जब ऐसी शख्सियत हो जो जानी पहचानी हो, तो आदमी तैयार तो बहुत कुछ हो जाता है, हाँ लिख लो, मगर जब लिखने बैठते हैं तो बहुत सारे स्याह पक्ष भी होते हैं। वो स्याह पक्ष आदमी सुना तो देता है, मगर लिखने वाला भी डरता है कि इसको हम सामने लाएंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो रियल लाइफ स्टोरी है। तो उन सारी चुनौतियों को पार करते करते बात इस किताब तक पहुंची। तो बाकी आपने पढ़ा और बहुत खूब मन लगा के पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं आपके हर किताब मन लगा के पढ़ती हूँ। तो मेघा, जब देखो कोई भी अपने सपने लेकर पैदा नहीं होता, सपने हम लोग पैदा होने के बाद देखते हैं। तो बचपन में तो आपका ये सपना नहीं था। जब आपके ख्वाब बहुत छोटे थे, गांव के स्कूल की ड्रेस को, जैसा कि ब्रजेश जी ने इनके गांव के स्कूल की यूनिफॉर्म को नाम दिया, इन्होंने शब्द भी बहुत अच्छे चुने, आज़ादी की ड्रेस। मेघा को आज़ादी इसलिए लगती थी कि वो दिन भर के काम काज के बाद उसको लगता था बस कैसे भी करके वो घर से बाहर निकले। तो उस मतलब मुझे शब्दावली इतनी अच्छी लगी ब्रजेश जी की। तो मेघा जी ने लेकिन क्या किया कि जब आपको पढ़ाई के लिए बाहर निकलना पड़ता था स्कूल के लिए, उस समय आपका जब ये सपना नहीं था जिसमें आपने गांव से कस्बे की जो उड़ान है, एक हेडिंग है सब हेडिंग, गांव से कस्बे की उड़ान में, तो उसमें आपने
जाने से इनकार क्यों कर दिया नाना जी के वहाँ से और उधर दूसरी तरफ जाने के लिए? तो आपको मन नहीं था गांव छोड़ने का, तब आपके पास सपना नहीं था? बताइए फिर। जिस तरह से सर ने यूनिफॉर्म को नाम दिया, पढ़ाई को मैं बच्चियों के लिए खासकर यही बोलती हूँ कि हम लोगों के लिए पढ़ाई घर से निकलने का एकमात्र ऑप्शन है। स्पेशली यदि आप गांव की लड़की हो तो क्यों निकालेंगे आपको घर वाले, क्यों बाहर भेजेंगे? कोई कारण ही नहीं है। तो जितनी भी बच्चियों से मैं मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि पढ़ाई एक माध्यम होता है। तो मेरे लिए माध्यम मुझे समझने में समय लगा, क्योंकि मेरे लिए सपने क्या थे कि अब तो 12वीं पास हो गई, लगन निकलने वाली। क्योंकि जब मैं खुद 2 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। तो हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ नारियल यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर जितनी भी शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें गुड्डे गुड्डियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर फ्रॉक आती हैं। तो ऐसे सपने होते रहते हैं। मैं भी बड़ी हो रही थी तो मेरे को ऐसा था कि जिसके घर भी शादी हो रही है बस उसके घर एक फ्रिज रखवा देना और राख से बर्तन ना मंजवाए मेरे। तो उस समय जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में थी तब मेरे सपने ऐसे हुआ करते थे, पढ़ाई के कोई ऐसे सपने नहीं थे। और यदि मेरा समय मैं कहूँ कि मामा जी के यहाँ का बहुत अच्छा नहीं बीता था, तो मुझे तब ऐसा लगता था कि बाहर मतलब इसी तरह का कारण होगा। और मेनली बाहर इसलिए भेजा गया था कि भाइयों की रोटी बनानी थी मुझको, और गर्ल्स कॉलेज रोड के सामने। और वो भाग भाग के उनको भाग भाग के गाँव आते थे बार बार, और बड़े पापा उनको छोड़ने जाते थे। तो कारण ये समझ में आया था कि उनको टिफ़िन और वो पसंद नहीं आ रहा था खाना, और मैं घर की सबसे छोटी लड़की थी। तो डिसाइड ये हुआ था कि रोड के सामने गर्ल्स कॉलेज है, तो मतलब छोरी उनका कॉलेज है, हमारी छोरी BCA कर लेगी, एक ही सीट BCA में है, एक ही पढ़ाई हो जाएगी, इनकी रोटियां बन जाएंगी। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे रोटियों बनाने के लिए मिला था, और फिर बाकी चीज़ें खुलती गई। पर पहले सोच नहीं पड़ती थी कि पढ़ाई से ये सब हो सकता है। अच्छा, मतलब जैसे पढ़ाई की ही अपन लोग जब जैसे बात कर रहे हैं, तो मतलब पहले आपने पढ़ाई को अपना एक ये माध्यम बनाया कि भाइयों की रोटी बनाते बनाते मैं पढ़ाई करूँगी। तो क्या फिर आपने वो दिल से पढ़ाई करी? मन नहीं था पढ़ने का, तो वैसे आपने वहाँ से कॉलेज से क्या BCA किया? अच्छा, तो ब्रजेश जी, जिन विषयों पर हम औरतें भी बात करने से कतराते हैं, आप जब पढ़ेंगी तो आपको सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे को तो कितनी बार इस बात को सोच के आंसू आए। कौन कहते हैं, कौन है वो लोग जो ये बात करते हैं कि औरतें बड़ी प्रोग्रेस कर रही हैं? एक खास तबका है जो प्रोग्रेस कर गया है, पर आज हमारे सामने एक उदाहरण बैठी है मेघा जी के रूप में, जिन्होंने, जैसे ब्रजेश जी ने भी बहुत बेबाकी से लिखा है, मतलब कपड़े में राख बांधकर सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता था। रिश्तेदार, घर के ही रिश्तेदार शोषण करने की कोशिश करते थे, और या किसी राजनीतिज्ञ द्वारा गलत तरीके से निमंत्रण दिया जाता था कि हम तुम्हें हेल्प कर देंगे। मेघा ने ये सब सहा, ये सब देखा, महसूस किया। और सबसे बड़ी, इस बारे में मैं मेघा जी से बाद में बात करूंगी, एक खास बात ये कि आप पर्वतारोही की एक चढ़ाई एवरेस्ट की नहीं, उसकी हजारों चढ़ाइयों की बात कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, आपने ये सारी चीज़ें, जो मुझे लगता है कि अगर कोई आपका नाम ना पढ़े किताब पे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्त्री ने लिखी है, ये जो आपने सारी चीज़ें मेघा से निकलवाई और पब्लिश करी, तो उसकी हिम्मत और उसको सुन के आपको कैसा लगा, और आपको लगा कि मुझे ये चीज़ लिखनी चाहिए? नहीं, इसके लिए तो मेघा का शुक्रिया। मेघा हिम्मती है, और मेघा ने इस बात पे भी हिम्मत जताई और मेरे सामने एकदम पूरी तरीके से खुल के सारी बातें बताई। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो बहुत इसके लिए मेघा तारीफ़ के काबिल है कि जिसने सारी बातें मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से बताई। और चूँकि मेरा बचपन धार्मिक पढ़ते हुए बीता है, शिवानी, मालती जोशी और तमाम महिला कथाकारों को मैंने खूब पढ़ा है, तो वो सारी फीलिंग्स मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ जो एक महिला के अंदर होती है। और फिर मेघा ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया और अच्छा डूब के लिखा है, और हालांकि बहुत काम के बीच में लिखा है।
आप हाँ। कई उतार चढ़ाव के बीच में लिखा, खूब काम। पहले एक बार देखिए, उपन्यास लिखना आसान नहीं होता। पहले मेघा से जो यदि कोई यहाँ नए उम्र के लोग भी हैं वो जाने कि उपन्यास लिखा कैसे जाता है, ऐसे नहीं लिख लिया जाता है। आप जानती हैं उसकी पूरी प्रोसेस होती है। एक आप कैरेक्टर पकड़ते हैं, उस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, फिर उससे नरेशन सुनते हैं, फिर उसको नरेशन में से आपके पास क्या खास बातें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको लिखते हैं, फिर उसको कई दफ़ा एडिट करते हैं, फिर कई दफ़ा ये तो इसको सुनाते भी थे तो कहती थी नहीं ये करिए, ये नहीं ये करिए। तो बहुत वक्त इसने भी दिया, बहुत वक्त हमने भी दिया। और मुझे तो अपना काम था, आप जानती हैं टीवी जर्नलिस्ट को खुद पता नहीं होता कि उसको कल कहाँ जाना है। पत्रकार व्यस्त होता मगर टीवी पत्रकार अस्त व्यस्त होता है। तो उस तमाम चीज़ों के बीच में लिखा, पर लिख इसलिए पाया क्योंकि उस कहानी में बहुत दम है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत कहानी एकदम फिल्मी है। कई दफ़ा आपको लगे कि अब आप पहुंच ही गए, फिर लगा फिर ये झटका आया, फिर आप नीचे आ गए, फिर ऊपर रहेंगे। फिर तो वो जो मेंटल स्टेटस होता है मेघा का जो है बहुत मजबूत है, और इसी मजबूती के चलते मेघा एवरेस्ट तक चढ़ पाई। और फिर एक बात और जो मैं आपको बताऊंगा कि मेघा ने तो बोल दिया, एवरेस्ट के बारे में बता दिया, तो पहले तो सोचा कि मेघा के समाज पे कहानी लिखी जाए, है ना, कि ये समाज कैसे जटिल है, महिलाओं को, लड़कियों को आने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर लगा कि नहीं, एक बार एवरेस्ट पे ही लिखा जाए कि एवरेस्ट भी अपने आप में कितना सख्त होता है। यही तो तारीफ के काबिल है कि आपने एवरेस्ट और मेघा के पर्सनल संघर्ष को इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किया है कि मतलब हम मजबूर हो जाते। ऐसे तो हम ये इस किताब को यूं ही रख देते कि एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में होगा, लेकिन जब आपने शुरुआत की जिसमें मेघा ने कह रही है कि मैं अब नहीं चढ़ सकती, और वो नेपाली शेरपा कह रहे हैं कि नहीं बेटा अब तुम नहीं चढ़ सकते, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और मेघा वापस लौट रही है। उसके बाद हम अचानक से गाँव जाते हैं। मतलब ये इतना सब आपने जो जोड़ा है, ये आपने बहुत मतलब बड़ा क्लासी है। ये बहुत फिल्में देखते हैं कैसा रही है कि कहानी कहाँ से शुरू होती फिर अचानक फ्लैशबैक में। मेरे ख्याल से इस पर फिल्म बन सकती है ना। हाँ, ये बायोपिक बननी चाहिए तुम्हारी। तो मेघा के समाज, पहले इसके नाम कई थे। इसका नाम पहले जब शुरुआत हुई तो लिखा कि मेरा गाँव मेरा हिमालय, क्योंकि गाँव की कहानी भी थी, हिमालय की कहानी भी थी। फिर लिखा कि हौसलों का एवरेस्ट या हौसलों का हिमालय, क्योंकि हौसला भी है और हिमालय भी है। फिर लिखा कि हिमालय जब किताब सर्च की जाती है तो हिमालय को नहीं दिखता, एवरेस्ट होना चाहिए, तो कहीं कुछ कैची नाम होना चाहिए। तो फिर हमारे पब्लिशर नेहा और हमारे जिसने ये कवर बनाया है एक्वेरियस के अविनाश, उन सब ने तय किया कि नहीं यार कुछ अच्छा नाम होना चाहिए। तो आखिर में एकदम प्रिंट में जाते जाते नाम आया कि द एवरेस्ट गर्ल। तो मुझे लगा ये नाम बड़ा कैची है और लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है। तो ये सेम सवाल मेघा आपसे भी है कि ये जो आपने सारी बातें की, जो ब्रजेश जी से जो सारी बातें की स्त्रियों के जीवन के बारे में, आपने अपने पर्सनल जीवन के बारे में ये सब कहा, और ये सारा सब कुछ खुल के कहा कि कैसे लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे, कैसे आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और कैसे बचपन में घर में आपके साथ सलूक होता था। तो इसके लिए आपको शेयर करते हुए डर नहीं लगा कि भाई लेखक मास्टर कुछ मतलब कहीं ज़्यादा लिख दे या मतलब न्यूज़ बना दे। हाँ, ये क्योंकि ये भाई है तो वही न्यूज़ वाले। तो मेरे को ये ऐसा लग रहा था कि ये उपन्यास में इतना रियल, और वो लड़की सामने बैठी है इतने सारे लोगों के सामने, और इतने सारे सच खुल के लिखे गए। तो आपने परमिशन दी, आपको डर नहीं लगा अपने घर वालों के प्रति? एक बार लगा था। मेरी मम्मी का गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ था, वे अस्पताल में थी, जिसका श्रेय मैडम को देते दोबारा बुक शुरू होने का। तो सर आए, सर किताब के कुछ इंसिडेंट पढ़ के बताने लगे, और मेरी मम्मी का बीपी बढ़ने लगा अस्पताल में। तू यो कहीं लिखवा रही है, सब खराब हो जाएगा, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। उस समय मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, नो डाउट। और फिर मुझे लगा सर अपन किताब नहीं लिखते, इसके बाद ख़त्म करते हैं। नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और मेरी और ब्रजेश सर की बात ख़त्म हो गई, सर मुझसे नहीं हो पाएगा सर। मैंने बता तो दिया रियल में, पर ब्रजेश सर पर भरोसा था कि वो न्यूज़ नहीं बनाएंगे, सब चीज़ें रियल आपको बताना होता है ज़ीरो से। कैसे जन्म हुआ आपका, जन्म के महीनों के बाद सालों में कैसे हुआ, तल्लीनता से 2-2 घंटे बैठ के हम स्टेप बाय स्टेप बताते थे कि फिर मैं इतनी बड़ी हुई, फिर उस समय इस साल ये होता था, 2012 में ये घटनाएं घटी। इस तरह से चीज़ें
एक के बाद एक बता रहे थे। पर मैं इनकी जो कहूँगी कि सर ने जब मुझे 2014 में देखा था तब मैं एक एनएसएस की वॉलंटियर थी। सर ने मुझे 2016 में देखा था, तब मैं एमएसडब्ल्यू करती थी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। मेरे पीछे काला झोला टंगा होता तो मैं फरफराटेदार चल रही होती थी। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ब्रिज जो आता है हबीबगंज का, वो इधर पार करके एक न्यूज़ चैनल में इनपुट पे काम करती थी। वहाँ मनोज सर का दफ्तर हुआ करता था मानसरोवर में। वहाँ से मैं एक टाइम पोहे खाती थी। फिर सर ने मुझे वहाँ देखा। मतलब ये इंसिडेंट किताब लिखने से पहले हुए कि जब उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, कितना लंबा समय लगाया। फिर माउंट एवरेस्ट जब मैं पहली दफ़ा चढ़ने गई 2018 में, जो अनसक्सेसफुल रहा 700 मीटर से। फिर उन्होंने मुझे टीटी नगर स्टेडियम में देखा, एक लड़कों के बाल जैसे कटी हुई लड़की बस भर्राटेदार दौड़ रही है। सर ने उस समय पूछा कि एवरेस्ट की तैयारी थी। मुझे किसी पत्रकार को कोई जवाब नहीं देना, मतलब वो धैर्य देखिए। फिर 2019 में जब मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, उससे पहले मैं मुझे कीमती लोगों को मरने से पहले ज़िंदा देख के जाना चाहती थी। उसमें सर एक थे, मनोज सर एक थे, कि इनके चेहरे देख कर जाऊँ। ये उस समय सर को मैंने बुलाया था और सबसे मैं मिल के गई थी। देन चीज़ें मतलब ऐसे ही आसान नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप बढ़ी और फिर शुरू हुई। अब बात करते हैं हम उस दृश्य की। तो जहाँ हमारे गांव में हम इतनी सारी लड़कियां थी तो इतने कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो उसमें वो राख डाल के दिया करते थे ताकि वो ब्लड को सोख ले। हमारे यहाँ हम क्योंकि पुरुष रहते हैं थे तो हम लोग खुले में कपड़ा नहीं डालते थे। हम ऐसी जगह डालते थे ग्वाड़े के कोने में जहाँ कोई देख ना ले, जब अंधेरा होता था। पर उस पर एक बार चिपकली अंडे दे दिए, इन्फेक्शन हो गया। तब पता चला कि अरे इस घर की इस लड़की के लिए सैनिटरी पैड लाना ज़रूरी है क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो गया। पर धीरे धीरे बाद उसके बाद और हमारे घर की महिलाओं के लिए चीज़ें आने लगी। पर उससे पहले तक यही हालत हुआ करती थी और सभी ये उपयोग करते थे, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हुई, अब जो तुम्हारे साथ जो हुआ, तो क्या तुम इस फील्ड में इस दिशा में कुछ काम कर रही हो अपने गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसमें से उनको निकालने के लिए? सबसे ज़्यादा समय माउंट एवरेस्ट से आने के बाद इसी चीज़ में बीता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहाड़ चढ़ के आने के बाद अब आपको जहाँ से आप आए हो उन जड़ों के पास लौटना ज़रूरी है क्योंकि वो तो वहीं रह जाती है। तो अब तो आप सैनिटरी पैड की बात करती हैं, मैं उनको मेंस्ट्रुअल कप बताती हूँ कि ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया करो और 3 तरह के सैनिटरी पैड यूज़ किया करो। आज़ादी के लिए मम्मी पापा को बोलती हूँ कि पढ़ाई तो आपको 12वीं नहीं फर्स्ट ईयर तक करवानी पड़ेगी ताकि उसे सोच समझ आ जाए कि वो क्या क्या कर सकती हैं। बच्चियों को मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई करे चाहे धक्के मार के करे, पढ़ाई एकमात्र माध्यम है। तो इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा काम बच्चियों के लिए करती हूँ। गाँव वाले तो आपको सलाखों पर रख रहे होंगे अब तो। डीजे बजा के पापा को कंधे पे बुला के घुमा रहा। तो ब्रजेश जी, कीमती ब्रजेश जी, अब मेघा ने कहा है कीमती लोगों से मिलके गई थी मैं, तो आपने हर बात को मेघा के मुंह से अपनी कलम से लिखा है जिसमें एक आपने सकारात्मक जोश बताया हम लोग को मेघा का। कभी मैंने उपन्यास में मेघा को ऐसे सिर्फ वो जो 700 मीटर की चढ़ाई जो रह गई थी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मेघा को कभी आपने डिसअपॉइंटेड नहीं बताया। आपने हमेशा उसको बहुत सकारात्मक लिखा, बहुत हिम्मत हारने वाला बताया और हर परिस्थिति में वो खड़ी रही, ऐसा आपने बताया है। तो ये फिक्शन था या थोड़ा आपने अपना फिक्शन उसमें डाला या वाकई में मेघा इतनी ही बहादुर है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, मेघा बहुत बहादुर है और इसमें भी कोई शक नहीं कि मेघा की ज़िंदगी में बहुत बहुत ढलान आए, मगर हर ढलान के बाद उसने अपने आप को रिकवर किया और उसका एक इनबिल्ट सिस्टम है जिसके अंदर वो खुद अपने आप को इनबिल्ट करती है। और अभी भी बेचैन, मैं तो उसका बेचैन बेचैन तबीयत की लड़की है ये। एवरेस्ट चढ़ गई, स्कूबा चली गई, अभी पैराग्लाइडिंग करके आई है ये। इनके पैर थमते नहीं हैं, तो ऐसी लड़कियां भी हमारे समाज की ज़रूरत है। तो सबकी कहानी सुनानी ज़रूरी थी। और मुझे एक बुक इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पूरे उपन्यास के दौरान अपने आप को मेघा बन के देखता रहा और फिर अपना, चूँकि मैंने भी कस्बे से ज़िंदगी शुरू की है तो उस कस्बे में लड़कियों के साथ जो होता था तो उसमें एक सीक्वेंस है कि जब ये मेघा स्कूल जाती थी और लौट के आती थी तो रास्ते में कुछ दुकानें होती थी कपड़ों की जहाँ पुतलों को एक नए नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, है ना। खिलौने की दुकानें होती हैं। तो हम लोग भी जब आते जाते थे तो उन पुतलों पे जो कपड़े होते थे उनको देखते थे, काश ऐसे कपड़े हम भी पहनते। और मेघा उसमें हमने बताया कि मेघा सपने भी देख रहे हैं पुतलों की।
और जहाँ तक आपने ड्रेस की बात मुझे इसलिए भी याद आ रही है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने, वो पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने स्कूल की बच्चियों के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म सबको दिलवाई थी, वो शुरुआत थी। तो जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था भाई इस क्या जाता है यार, इस बहाने में 2 कपड़े तो मिल गए उनको। तो देखिए एक महिला की सोच होती है, एक लेडी कुछ अलग तरीके से महिलाओं के लिए सोचती है। उन्होंने कहा वो मेरी नज़र में स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं थी, मैं उनको कुछ देना चाहती थी लड़कियों को, तो 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म दे दी, तो 2-2 जोड़ी कपड़े तो आए। तो देखिए कपड़ों से कितना कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे होते पर मेघा ने बहुत सपोर्ट किया और ये किताब सामने है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो एवरेस्ट है तो एवरेस्ट अपने आप एक डिफरेंट वर्ल्ड है ना, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम लोग बस इतना जानते हैं कि मेघा गांव से निकली और एवरेस्ट चढ़ गई, मगर एवरेस्ट चढ़ने में किन उतार चढ़ाव का सामना, कितने स्टेप्स होते हैं वहाँ तक एवरेस्ट तक जाने के लिए। अभी आपने क्राउड का वीडियो देखा होगा, कितना ऊपर कितना क्राउड था, ऊपर लोग आते जाते, और उसमें कितनी मुश्किलें हैं। पर यदि वहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी हो तो वैसे ही सालों तक वैसे ही है। यदि आप उसको कोई ढकेलना भी चाहे तो ढकेलने के चक्कर में खुद नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ आपके पास ताकत नहीं होती। मेघा ने सारी हाँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ, तो ये सारी चीज़ें मेघा ने तो बताई, मगर मैंने फिर इसको पढ़ा। मैंने कम से कम 4 या 5 किताब ऐसी पढ़ी जो एवरेस्ट क्लाइंबिंग पे हैं। एक यूपी कैडर के IAS ऑफिसर हैं रविंद्र कुमार, वो 2 बार एवरेस्ट चढ़े हैं और उन्होंने अच्छी किताब लिखी है एवरेस्ट पे, तो आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो और जो वहाँ पे एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान जो दुर्घटनाएं हुई उस पर लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो वो मैंने पढ़ी। तो मेघा ने तो बता दिया एवरेस्ट, मगर वो एवरेस्ट है कैसा, कितना डिफिकल्ट है। तो अलग अलग तरीके से जब पढ़ा तब कहीं पढ़ के आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि आप मेघा के साथ साथ आप ही एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। आप पूरा एवरेस्ट चढ़े मेघा के साथ, वैसे सही बात है। नहीं ऐसा लगा मुझे बिल्कुल। देखिए आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको उस बारे में पता चल जाएगा कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका उपन्यास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेघा जो है कि किस तरीके से वो एवरेस्ट की तरफ मुड़ी जब वो गुवाहाटी से लौटी टूर के बाद। अब वो गुवाहाटी टूर क्या था, कैसे आपने पर्वतारोहण की दुनिया का ख्वाब देखा, एक लड़की होने के नाते कैसे परेशानी का सामना किया, और ब्रजेश जी की कलम के हिसाब से आपने आसमां देख लिया और अब आप लालची हो गई, तो अब आपको एवरेस्ट चढ़ने की धुन चढ़ी। तो उसको थोड़ा सा आप बताएंगे ऑडियंस को। जब हमको एक्सपोजर मिलता है तब हमें समझ में आता है कि हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। गुवाहाटी नेशनल यूथ फेस्टिवल में जब मैं गई तो तब मैं अपने राज्य के बाहर के लोगों से मिली, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिली, साउथ के लोगों से मिली। मुझे तो लग रहा था कि गुवाहाटी के बाद फाइनल हो गया था तो मेरी शादी वादी होने वाली थी, तो ये मेरे लिए वो कैंप सबसे बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया था वहाँ पे, सबसे बहुत सारी बातें की थी। जब मैं वापस आई तो मैंने फिर 2 साल पिताजी से मांगे थे। उसी दरमियान अखबार में पहली बार एवरेस्ट चढ़े हुए 2 लड़कों के बारे में पढ़ा। कुछ करना था जीवन में, कुछ ढूंढते ढूंढते वो कुछ मिला। अभी शायद शादी पोस्टपोन हो गई थी आपकी ना। मैं आज फादर्स डे है और मैं अपने पिताजी को इसी चीज़ के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि वो एक साल मांगते मांगते आज बहुत सारे साल निकल गए थे। और जब मतलब बहुत बड़ा उनका रोल रहा है इस चीज़ को बढ़ाने में। तो पहली बार जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखा तो मुझे नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग होती है। मुझे नहीं पता था कि 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, लाशों को पार करके जाना पड़ता है। बस ये था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। जुनून जब आया उसके बाद असली संघर्ष शुरू हुआ और फिर कदम पीछे नहीं हटा सकती थी। तो आपको फिर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली और आपको पैसा मिला, और पैसा इतनी आसानी से आपको नहीं मिला। मुझे इस उपन्यास से पता चला कि आपने कैसे पैसा इकट्ठा किया और उसके लिए आपको संघर्ष हुआ। और फिर भी आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आपने खुद को इतना बुलंद किया कि खुदा ने खुद आपसे पूछा कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके रास्ते खुलते गए, ठीक है, कठिनाई से खुले। पर ब्रजेश जी, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि ये गुवाहाटी के बाद जब ये चढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी और बड़े बड़े लोगों से मिल रही थी, हम लोग जानते हैं, आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको बड़े लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि इस लड़की ने कितना संघर्ष किया है और क्यों किया, क्यों चाहिए तुम्हें एवरेस्ट।
क्यों चाहिए तुम्हें एवरेस्ट, क्यों चढ़ना है? लोगों के सवाल हुआ करते थे, अरे भाई तुम्हें एवरेस्ट चढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे में इनका बहुत राजनीतिज्ञों से, सरकारी व्यवस्था से, हम ये नहीं कहते कि लोग हमेशा खराब होते हैं, परिस्थितियाँ खराब होती हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे, जैसे मोहंती साहब मिले, उनको अपन सब पूर्व भोपाल वाले जानते ही हैं, तो मतलब अच्छे लोग भी मिले और वैसे लोग भी मिले जो मेघा का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो ब्रजेश जी से मैं जानना चाहती हूँ कि आपने खुल के सरकारी व्यवस्था और राजनीतिज्ञों के बारे में लिखा, तो इसमें आपका पत्रकार था जिंदा? बिल्कुल, इतना तो आप उम्मीद कर सकती हैं। ये तो हमारा प्रिय विषय है कि सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोलना, और सरकारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने देखा है, सरकारी व्यवस्थाएं अधिकतर सपोर्ट करने के लिए कम होती हैं, परेशानी पैदा करने के लिए ज़्यादा होती हैं। तो उन सब सरकारी चीज़ों से भी मेघा को दो चार होना पड़ा, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, मगर हर दफ्तर में कुछ ना कोई एक तो अच्छा आदमी होता है जो आपको पहचान जाता है, रास्ता दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं, और मुझे लगता है इस किताब में ऐसा कुछ छूटा नहीं है। गांव के संघर्ष से लेके, सरकारी व्यवस्था से लेके, फिर एवरेस्ट से वही मैं लेके, कह रही हूँ, आपने अच्छे बुरे दोनों पक्ष बताए। जी जी। और तभी मैं ये किताब की खूबसूरती यही है कि सिर्फ एवरेस्ट के चढ़ने की कहानी नहीं है, ये हौसलों की कहानी है कि यदि एक बार तय कर लिया तो फिर कदम पीछे नहीं हटाना। और फिर ये किताब टोटली मोटिवेशनल है, क्योंकि इसमें आपने डराया नहीं है। मेघा के संघर्ष को पढ़ के एक मिनट रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत बढ़ती है और लोगों की कि आगे बढ़ सके। ये आपने नए तरीके से मुझे बताया इस किताब के बारे में। मैंने कभी इस तरीके से लिखते समय नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी लोग पढ़ेंगे, कि नहीं, इस तरीके से ही लोग पढ़ेंगे और इसके मेघा के पीछे आएंगे। और मेरे ख्याल से जो भी इंस्टीट्यूशन या जहाँ ये ट्रेनिंग दे रही है अभी, तो उससे लोगों को मतलब मोटिवेशन तो मिल ही रहा है ना। मोटिवेशनल स्पीकर वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो उसी ख्याल से मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी मेघा, कि आपने सबसे कठिन समय वो होता है जब आप सपने देख रहे हो और पूरे होने को हो, उसी समय परिवार ने आपका साथ छोड़ दिया, आप ट्रेन की पटरियों पर खड़ी हो गई, आपके दिमाग में नहीं, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें कोई साथ नहीं देता, कोई तो चाहिए जो मोटिवेट करे। तो मेघा ने वो कदम भी उठाने की सोची, और फिर उसके बाद ये नहीं कि हार गई वो, उन्होंने चक दे इंडिया देखी, सलमान खान की वो कौन सी दंगल देखी, और मतलब बहुत मोटिवेशनल मूवीज देखी। हम कहते हैं ना मूवी बेकार, माझी द माउंटेन, दशरथ माझी की, वो देखी। इस तरह से ये अपने आप को खुद मोटिवेट करती रही और आजकल कर रही हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये जो ख्याल आया, तब आप किस तरीके से अपने आप के साथ ट्रीट कर रही थी? मेरे जीवन में ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार जब मैं बिगड़ के सुधरी थी तब ऐसा हुआ था, और दूसरा तब हुआ था जब मेरा पहली बार माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ था। मैं 700 मीटर से वापस आई थी। मैं अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गई थी, और मेरे विलय होता है जो पीछे से रोप में आपको सेफ्टी देता है, उसके हाथों विलय छूटा था और मैं 12 फीट से नीचे गिरी थी। नीचे पत्थर थे, तो मेरी ये रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी, गर्दन के पास से, सेंटर से और टेलबोन के पास से। सो मनाली से दिल्ली बस में आना, दांत चिपक जाना क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था। उससे ज़्यादा दर्द मुझे जीवन में आज तक नहीं हुआ। दिल्ली से भोपाल स्लीपर में आना, किसने मदद की मुझे उनकी शक्ल तक याद नहीं है। और फिर पापा को फ़ोन लगाया कि पापा हमारी रीढ़ की हड्डी में लग गई है, तुम हमारे लेने आ जाओगा कहीं। तो उधर से जवाब आना, नहीं, गाँव तुम मत आ जाते। पहले ही इतनी बदनामी हो गई, सब कह रहा कि 700 मीटर तुम्हारी छोरी पहाड़ नहीं चढ़ पाई, अब 3 महीना तो बिस्तर पे रहेगी, लोग कना कहीं की बात करेगा। थारे जहाँ जाना हो बेटा जाजे, गाँव मत जाजे। सो वो टाइम मेरा ऐसा था कि भगवान को मैंने पहली बार कोसा था कि आपने सपना पूरा किया नहीं, नौकरी मैंने छोड़ दी, शरीर था वो भी तोड़ दिया, इससे ज़्यादा आप क्या लोगे। तो उस टाइम ना बड़ा डिसीजन खतरनाक हो रहा था। ट्रेन से जस्ट उतरी थी, कोई मतलब साथ में ऐसा नहीं था कि पिता हो या कोई सपोर्ट करने वाला हो, तो गंदे ख्याल मन में आ रहे थे। बट जब हम इमेजिन करते हैं कि खुद को कि यदि ऐसा होने के बाद क्या होगा, तो वो, और जब ट्रेन गुजरती है और थर थर पटरी हिलती है, वो पल था। और फिर से दिमाग ने साथ दिया। फिर मैंने अपने टीचर्स को फ़ोन किया, मेरा MRI हुआ, पता चला कि जो इतना लंबा सफ़र किया तो जो हेयर लाइन फ्रैक्चर थे वो क्रैक में बदल गए थे, क्योंकि बैग खुद से उठाना पड़ा, ट्रेन में ऐसे आई तो वो ज़्यादा डैमेज हो गया था।
9 महीने जब बिस्तर पे रही वो सबसे खतरनाक समय था, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी उस समय, जिसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी क्योंकि जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हो जाते हैं। तो मेरे को चक दे इंडिया के डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते थे कि लड़कियां दिखा दो इस दुनिया को, है ना, वो बोलता है शाहरुख खान। मैं अपने आप को बोलती थी मोटिवेट करने के लिए, मेघा ज़िंदगी के 2 महीने दिखाना है लोगों को। फिर मांझिला माउंटेन में मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि उसका जो डायलॉग था मुझे ऐसा लगा था वो मेरे लिए बोल रहा है। मैंने फिर उसको मेरे लिए तोड़ मरोड़ के बना लिया था। वो बोलता है उसमें कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने अपना डायलॉग बनाया था कि अब जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। हम हिंदू धर्म, मतलब मैं आती हूँ सनातन धर्म से, तो वहाँ एक शब्द बोलते हैं कि राम राम का नाम इतनी बार बोलो कि रोम रोम में बस जाए। तो मैंने राम का नाम तो इतनी बार रोम रोम में नहीं बसाया था, पर जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं इतनी बार बोल लिया था, सोते उठते जागते, कि वो मेरे रोम रोम में बस गया था। और जब मैं दूसरी बार गई थी तो मेरा पैर उठ भी नहीं रहा था, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वाला दिमाग मुझको बोलता था कि जब तक चढ़ोगे नहीं तब तक छोड़ूंगे नहीं। सो वो बहुत बड़ा टाइमिंग था कि एक टाइम था कि रेल की पटरी पे हो सकते थे मेरे टुकड़े मिलते, और एक हो सकता था कि उसी टुकड़ों से जुड़ के मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ी थी। क्या क्या बहुत मतलब दाद देनी पड़ेगी। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए कि आज मेघा हमारे सामने सही सलामत बैठी हैं, लेकिन इन्होंने जो ये तकलीफ जो थी, जो 9 महीने इन्होंने बिस्तर पे गुजारे हैं, कोई भी हताश हो जाता, कोई भी निराश हो जाता, और इसलिए हमें ये नॉवेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस तरह से ब्रजेश जी जो इनके एक्सीडेंट का, मतलब मैं तो कहूँगी कि ये फिल्माया है आपने, मतलब आपने ऐसा लिखा है कि पूरी पिक्चर आंखों के सामने से गुजरती है। आज मैं देख रही हूँ जितने लोग आपको सुन रहे हैं मेघा और ब्रजेश आपको, तो वो ज़रूर इस नॉवेल को आज ही पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो मेघा को आपको देख के जाएंगे यहाँ से, तब यकीन होगा उन्होंने कि कितना बड़ा संघर्ष है ये। तो वो एक्सीडेंट वाला आपने इतना अच्छे से कैसे फिल्माया है? ये सब मेघा की कलाकारी है, जो उसने जो भोगा, उसने जो बताया, फिर जिस तरीके से लिखा, तो बात वही है कि कैसे आप फील कर पाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो तो बता के रह जाता है, पर हम टीवी वाले लोग हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि उसका 360 व्यू क्या होता है। यदि मेघा यहाँ बैठी है तो हम लोग कल्पना करते हैं कि सामने सीमा मैम बैठी होंगी, साइड पीछे कुछ हो रहा होगा, तो वो हमको इमेजिनेशन करना पड़ता है। तो कहानी, कल्पना, और आप तो खुद राइटर हैं, जानती हैं इसके लिए, तो वो तमाम चीज़ें एक दृश्य रचा जाता है। जैसे कई दफ़ा एक दृश्य कभी नहीं भूलता, ज्ञान चतुर्वेदी जी की किताब का एक वो है, एक किस्सा है। किस्सा में एक छोटा सा है कि धूप का टुकड़ा खिड़की से कूदकर आंगन में आया, कूदा, 2 बार उछला, फिर छट के कहीं चला गया। तो उन्होंने उस धूप के टुकड़े को भी माने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक कैरेक्टर बना दिया। तो ये एक राइटर को सीखना चाहिए, जो मैं धीरे धीरे सीखा। मगर इस उपन्यास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस उपन्यास ने सिखाया मुझे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे धीरे से रखना चाहिए, और कैसे एक ऐसी बेचैन तबीयत पे लिखना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो नहीं लिख पाया वो इससे ज़्यादा है। यदि मेघा कभी कहेगी तो इससे ज़्यादा भी लिख दूंगा, मगर हम लोग के सामने एक डेडलाइन थी कि जो लिखा है वो जल्दी सामने आना भी चाहिए। तो और बीच में मेघा पॉलिटिक्स में चली गई थी, तो उसके चलते रोकना पड़ा हमको। मगर अब भगवान की कृपा है और मेघा का सहयोग है, मेरी वाइफ का सपोर्ट है कि इस रूप में आ गई और आप सब पढ़ रहे हैं। और मैं जिस भी किसी महिला पाठक को देता हूँ या जो मेरी परिचित जो लेखिकाएं हैं, सब कहती हैं तुमने लिखा होगा, मुझे भरोसा नहीं होता, खूब रोई हूँ मैं। इनफैक्ट नेहा की जो किताब के मंजुल में जो एक लड़की है, हाँ कहती, उसने पहली बार पढ़ा और खूब रोई, कहते आपने मुझे बहुत रुलाया। अचानक वो कहते आपने मुझे बहुत रुलाया। मैंने कहा मैं क्यों रुलाऊंगा तुमको? कहते नहीं आपके उपन्यास मुझे बहुत रुलाया। अरे मैंने कहा ठीक है, यानी कि मैं सफल हुआ। तो मेघा जी, मैं बस ये कह रही थी कि फिर वो दमखम बढ़ाने के आपके जो दिन आ गए थे, तो मेघा ने खुद से कहा कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। जब आप हारी थी तब मेरे को यही शेर समझ में आया कि आपने अपनी हार को हौसलों से बड़ा नहीं होने दिया और आप फिर से एवरेस्ट की ओर चल पड़ी। ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, पर अब आप सच बताएं कि आपने इस एवरेस्ट की चढ़ाई से क्या सीखा? सबसे भावुक क्षण कौन सा था, सुखद क्षण कौन सा था? और सब, क्योंकि आपने एक बार लिखा है कि मैंने एवरेस्ट से सीखा, क्या सीखा आपने? एवरेस्ट की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा देती है।
उसका चढ़ना सबसे पहले तो जब 2 महीने का एक्सपेक्टेशन होता है, लोगों को आप अपने साथियों को मरते हुए देखते हो जो आपके साथ कोर्स किए। मेरे साथ एक रवि ठाकुर भैया थे, उन्होंने 16 तारीख को सबमिट किया था और उनके आते समय हेलोजिनेशन की वजह से डेथ हो गई थी। जब अपने साथियों में से आप बिछड़ते और खोते हुए देखते हो और अगले दिन आपका सबमिट पुश होता है, जाने से पहले आप अपने माँ बाप की पता नहीं पहली दफ़ा आवाज़ सुन, मतलब ऐसा लगता है कि ये पहली और आखिरी आवाज़ है। फोन लगाया था ना सैटेलाइट से। और जब आप चढ़ते हो, अब आपको पता है कि ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा आओगे, तो आप अपना पूरा लगा देते हो, अंदर का पूरा जोश लगा देते हो। वहाँ आपको अपनी सांसों की कीमत समझ आती है। यहाँ हम सांसें कितनी लेते हैं हमें पता ही नहीं चलती है। वहाँ आपके ऑक्सीजन सिलेंडर से जब सांसें आपके पास पहुँचती हैं, 7,900 मीटर के बाद डेथ जोन कहा जाता है, जहाँ आपके सेल्स मर रहे होते हैं, खाना बंद हो चुका होता है, पानी मिले 2 दिन हो जाते हैं, होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, चेहरे से खून टपक रहा होता है, 2-2 किलो के जूते होते हैं, 36 किलो के बैग में सिलेंडर रखे हुए होते हैं, लगातार 18 घंटे चलना होता है। ये सब दर्द आपको दिखाई नहीं देते, अंदर से एक चीज़ जो होती है कि अब चलना है। तो पहाड़ आपको हर कदम पर सिखाता है धीरे धीरे चलना। जब आप अपने कुछ और पुराने साथियों को देखते हो कि जिनकी डेड बॉडीज़ को आप पार करके जाते हो, बस उनका कलर थोड़ा सफ़ेद हो चुका होता है और आप देखते हो कि पता नहीं इनमें से मैं भी तो वो नहीं होऊंगा। फिर आप धीरे धीरे चलते हो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ -52 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ चंद सेकंड के लिए हाथ निकालोगे तो उंगलियां काटनी पड़ जाती है। हवा इतनी तेज़ होती है कि उड़ा के लेके जा सकती है आपको। वहाँ जब आप पहुँचते हो तो आप शून्य में पहुँच जाते हो कुछ क्षण के लिए, जहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। आप भारत का झंडा निकालते हो, आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे होते हो, जहाँ या तो आसमान है और भगवान है, उस जगह से पहुँचते हो जहाँ आप कब सपना भी नहीं देख सकते थे भोजनगर में कि माउंट एवरेस्ट कैसा दिखता होगा। वहाँ से पहुँचते हो तो पहाड़ आपको सिखाता है कि असंभव कुछ नहीं। पहाड़ आपको वापसी सिखाता है कि आपको वापस घर जाना है। और अधिकतर क्लाइंबरों की डेथ आते समय होती है। पहाड़ों पे सबसे मीठी मौत होती है, आपको पता ही नहीं होता, आपके सिलेंडर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। आपको मानवीय विश्वास सिखाता है कि आप अपने शेरपा की ऑक्सीजन चेंज करते हो, वो आपकी चेंज करता है। यदि सही टाइम पे नहीं किया, सेम हेलोजिनेशन पल्मोनरी एडिमा की वजह से लोग मरते हैं। जब आप आते हो, अब मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था, मुझे एक दूसरे क्लाइंबर की ऑक्सीजन मिली थी जिनकी डेथ हुई थी। को देखना बंद हो गया था एकदम से ना। हाँ, मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुआ था, जिसके लिए ज़रूरी नहीं आप जीवन भर आपकी रोशनी आए, 4 दिन के लिए आए या 1 दिन के लिए, तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था, तब ऐसा होता था कि आंखें फूल जाती हैं, लाल हो जाती है। जैसे यहाँ हम बिना चश्मा के बैठेंगे कुछ नहीं होगा, पहाड़ पे चश्मा मेरा गिर गया था, तो सूरज की किरणें बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना को झुलसा देती है। जब आपको ये चीज़ों की कीमत समझ में आती है, और जब मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी और वहाँ मेरा शेरपा मुझे छोड़ के जा, मतलब मैंने उसको बोल दिया था कि दाई आप चले जाओ दाई चले जाओ, क्योंकि वो उसका मास्क निकाल के बार बार मेरे मुंह पे रख रहा था, मेरा बहनी मरने वाला है। जितने क्लाइंबर मुझे पार कर रहे थे उनको एक ही चीज़ बोल रहा था, मेरा बहनी मरने वाला है, किसी के पास बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। वो मानवीय परीक्षण क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने जो गोंद के लड्डू लेकर गई थी, तो शेरपा को सब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, सजेस्ट किया था ये। क्योंकि मैं शाकाहारी थी, तो वो समझ में आता है कि जीवन कैसे बच जाता है मानवीय व्यवहार से। बाकी शेरपा छोड़ के क्लाइंबर को भाग जाते हैं, क्योंकि कई क्लाइंबर उनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। मैं हमेशा उनको भाई की तरह ट्रीट करती थी। वो क्षण उनको लग रहा था, बाद में मैंने पूछा कि क्यों नहीं गए आप मुझे छोड़ के दाई, बोला ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा मर रहा है। तो खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क निकालना बहुत बड़ी होती है उस टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर या उस जगह जहाँ आप मर सकते हो। सडनली मैं देवदूत इसलिए मानती हूँ क्योंकि शेरपा दाई का सेम दूत, मेरे दाई का जूता ग्रीन कलर का था और दूसरे दाई का जूता भी ग्रीन कलर का था, दोनों ने एक ही दुकान से लिया था, लाखपा दाई ने। वहाँ हम इतने मास्क वगैरह पहनते कि हम आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, बट वहीं से लाखपा दाई गुजर रहा था और मेरे दाई ने उनको बोला कि मेरा बहनी मर रहा है। तो उसने कहा मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका सिलेंडर है मेरे पास आधा बचा हुआ। सो जब मेरे को कई चमत्कारों पे भरोसा तब हुआ जब उन्होंने बचा हुआ सिलेंडर मुझे दिया, मेरा कैंप 3 तक पहुंचना हुआ। फिर उनके हस्बैंड से आपकी मुलाकात हुई इस काठमांडू में। हाँ। जब 4 दिन बाद मेरी आंखों की रोशनी आई तो हमने लाखपा दाई को पैसे देने के लिए, टिप देने के लिए और उनका सिलेंडर वापस देने के लिए ढूंढ रहे थे। जब हम लाखपा दाई से मिले तो उन्होंने कहा कि जो क्लाइंट मरा है उसका हस्बैंड इसी अस्पताल में, आप जाके मिलो। हम जब उनसे मिलने गए पता चला कि वो तो इंडियन क्लाइंबर थे। फिर मैं उनसे मिली तो शरद कुलकर्णी जी थे जिनसे मैं बेस कैम्प में मिली। शरद कुलकर्णी जी और अंजलि कुलकर्णी थाने के क्लाइंबर थे मुंबई के, जो
5 ईयर में क्लाइंब करने के लिए गए थे। उनकी वाइफ की डेथ एवरेस्ट से जस्ट नीचे हुई थी और लाखपादाई उनका शेरपा था और उनका बचा हुआ सिलेंडर मेरे को मिला था। यदि अंजलि जी जिंदा होते तो मैं नहीं होती। और वो क्षण आप देखिए कि जब मेरे को शरद जी ने देखा, हर साल वो मुझे अंजलि जी के जन्मदिन पे थाने बुलाते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। उन्होंने मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी और उन्होंने जिक्र किया है कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें चल रही। क्या बात है। तो पहाड़ ने मुझे चमत्कार सिखाया, पहाड़ ने मुझे विश्वास करना सब कुछ सिखाया और उन सब चीज़ों को बखूबी ब्रजेश सर ने लिखा और आप तक पहुँचाया। तो मेघा, तुम्हें एक और क्रेडिट जाता है कि किसी जर्नलिस्ट को तुमने इतना भावुक और संवेदनशील उपन्यासकार बना दिया। तो भवानी प्रसाद मिश्र की 4 पंक्तियाँ ब्रजेश जी के लिए कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो ये मेरी आपके लिए दुआ है। और मेघा जी, आपके लिए मैं क्या कहूँ कि यूँ तो ये मेरी पंक्तियाँ हैं कि यूँ तो मैं ऐसी कोई खास नहीं, यूँ तो मैं ऐसी भी कुछ खास नहीं, अलग दिखूँ ऐसी भी कोई बात नहीं हो पाई संतुष्ट अपने होने से, केवल घरेलू कामों में रहूं उलझी, देश दुनिया की बात ना करूं, ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ूं, क्या मेरी कोई औकात नहीं, यूँ तो ऐसी भी कुछ खास नहीं। So a big congratulations to Brajesh and unbelievable मेघा। I mean जो आप रोंगटे खड़े करने की बात हो रही थी वो मेरे अभी तक होए जा रहे हैं। So this is something you know and kudos to you। आप दोनों ने जितनी निर्भीकता से और जितनी बेबाकी से बात की है, इतना ओपन, इतना होना भी इट इज़ नॉट ईजी। क्योंकि इतना हम 2 लाइन लिखते हैं, हम उसमें कितना विचार करते हैं, हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। और एक इतनी प्यारी सी किताब ब्रजेश जी, और मैंने आपकी ऑफ द कैमरा भी पढ़ी है, उसमें इट इज़ अ डिफरेंट टोन ऑल टुगेदर। और ये किताब तो आपको एक दूसरे डायमेंशन पे ले गई है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपको और भी ऐसे स्टोरीज लेना चाहिए। एंड आई होप मोर पीपल फ्रॉम योर फील्ड कम फॉरवर्ड, बिकॉज आप लोगों के पास जो कहानियाँ होती हैं, जो आप लोगों को पता चलते हैं फैक्ट्स, वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। और जो हम लोगों के सामने आते हैं उसमें कितना फिक्शन मिलता है, कितना अनट्रूथ होता है, वो हम लोग नहीं कह सकते। सो आई थिंक यू हैव मेड बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ योर प्रोफेशन एंड ऑफ कोर्स एडेड टू द राइटिंग स्किल्स। एंड क्या चुनना है क्या नहीं, उसके लिए आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपको बधाई। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। इतना कुछ मैं डाइल्यूट नहीं करना चाह रही हूँ। मेघा की कहानी को रखने हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे और उस पर बहुत मुझे लगता है किताब तो पढ़ेंगे ही आप लोग और उस पर विचार भी करेंगे और अपनी तरफ से आई मीन दीज आर स्टोरीज और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। क्लब लिटरेटी ने हम लोग ने एक सेगमेंट शुरू किया था माई स्टोरी करके जनवरी में, और ये सेशन उस सेगमेंट का पार्ट है जहाँ ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों के सामने हम लोग लाने के लिए इच्छुक रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी कोई ऐसी अनयूजुअल स्टोरी कोई हमारे सामने आए तो हम ज़रूर किसी से जिसके पास राइटिंग स्किल्स हैं उससे शेयर करें, सो दैट इट कम्स आउट एंड इट कम्स आउट विद सच मैंने कहना चाहिए इतना फ्रैंकनेस। दिस इज़ बीइंग ट्रूथफुल इज़ द हॉलमार्क ऑफ एनी राइटिंग। फिक्शन तो होता है पर उसमें भी एक ट्रूथ का एलिमेंट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।